नमस्कार, मैं चंदन कुमार आज के और एक नए और महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे मोहन राकेश के द्वारा रचित आषाढ़ का एक दिन का दूसरा अंक। अगर आप पहला अंक को नहीं देखें तो पिछले वीडियो में जाके एक बार अवश्य देखें। और एक बात, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय हिंदी है तो हिंदी के सारे टॉपिक आपको सिलेबस के आधार पर हमारे प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखें तो एक बार उसे जाकर अवश्य देखें ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो सके। चलिए आज हम लोग बात करते हैं आषाढ़ का एक दिन का दूसरा अंक। मल्लिका और अंबिका और कालिदास के बीच क्या क्या घटना घटती है उसे हम लोग जानेंगे इस नाटक के माध्यम से। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि आषाढ़ का एक दिन 3 अंकों में विभाजित है, जिसमें से पहला अंक हम लोग देख चुके थे। अब देखेंगे दूसरा अंक, फिर इसके बाद तीसरा अंक को, फिर अंतिम में हम लोग इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सभी का उत्तर को जानेंगे। और आषाढ़ का एक दिन का प्रकाशन वर्ष सन 1958 ईस्वी है, इसे भी आपको याद रखना है। अंक 2 में हम लोग बात करते हैं कुछ वर्षों के अनंतर वही प्रकोष्ठ की स्थिति में पहले से ही कहीं अंतर आ गया है। लिपाई कई स्थानों से उकड़ रही है। गेरू से बने स्वास्तिक, शंख और कमल अब बुझे बुझे से हैं। पहले चमकदार थे, ताजगी थी, लेकिन अब क्या हो गए, सब बुझे बुझे हो गए हैं। अब कुछ विनाश की शंका हो रही है। चूल्हे के पास पहले से बहुत कम बर्तन है। कुंभ केवल 2 हैं और उन पर ऊपर तक काई जमी है। कहने का अर्थ है कुंभ मतलब घड़ा जो है सिर्फ 2 बचे हुए हैं और उसमें भी काई जमी हुई है। आसन पर कुछ भोजपत्र बिखरे हैं, कुछ एक रेशमी वस्त्र में बंधे हैं। आसन के निकट एक टूटा मोढ़ा है जिस पर भोजपत्र सीकर बनाया एक ग्रंथ रखा है। चूल्हे के निकट कोने में रस्सी बंधी है जिस पर कुछ वस्त्र सूखने के लिए फैलाए गए हैं। अधिकांश वस्त्र फटे हैं और उन पर जगह जगह टाकियाँ लगी है। इसके बाद एक टूटा मोढ़ा डेवड़ी के द्वार के पास रखा। चौकी एक ही है जिस पर बैठी मल्लिका खरल में औसत पीस रही है। अंदर बिछे तल्प का कोना उसी तरह दिखाई देता है। अंबिका तल्प पर लेटी है, बीच बीच में वह करवट बदल लेती है। निक्षेप बाहर से आता है। मल्लिका अपना अनसुख ठीक करती है। अनसुख यहाँ कहा गया है दुपट्टा को, वह अपना ठीक करती है और निक्षेप कहता है मल्लिका से, अब कैसा है अंबिका का स्वास्थ्य। अंबिका यानी मल्लिका की माँ का तबीयत के बारे में पूछताछ करते हैं निक्षेप। किससे? मल्लिका से। मल्लिका जो कि उनकी बेटी है अंबिका की। मल्लिका जवाब देती है निक्षेप को, वैसे ही ज्वर आता है अभी। निक्षेप फिर कहते हैं मल्लिका से, पहले से कुछ भी अंतर नहीं पड़ा। मल्लिका कहती है, लगता तो नहीं है। निक्षेप, 2 वर्ष से निरंतर एक सा ज्वर। वास्तव में अंबिका बहुत चिंता करती है। मल्लिका, औषध भी ठीक से नहीं खाती। निक्षेप, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? मल्लिका, ठीक है। निक्षेप, दुबली होती जा रही है। बहुत दिनों से राजधानी और से कोई व्यक्ति नहीं आया। कभी कभी सोचता हूँ एक बार उज्जैनी जाकर उनसे मिल जाऊँ। मल्लिका कहती है, क्यों? निक्षेप फिर कहता है कि कई बातें करना चाहता हूँ। कई बार लगता है कि दोष मेरा ही है। मल्लिका गंभीर भाव से उसकी ओर देखती है और कहती है, किस बात का? निक्षेप लंबी सांस लेता है। बात तुम जानती हो। मैंने आशा नहीं की थी कि उज्जैनी जाकर कालिदास इस तरह वहाँ के हो जाएंगे। फिर मल्लिका कहती है, और मुझे प्रसन्नता है कि वे वहाँ रहकर इतना व्यस्त हैं। यहाँ उन्होंने केवल ऋतु संहार की रचना की थी, वहाँ उन्होंने कई नए काव्यों की रचना की है। 1-2 वर्ष पहले जो व्यवसायी आए थे उन्होंने कुमार संभव और मेघदूत की प्रतियाँ मुझे ला दी थी। बता रहे थे उनके एक और बड़े काव्य की बहुत चर्चा है, परंतु उसकी प्रति उन्हें नहीं मिल पाई है। निक्षेप कहता है मल्लिका से, यूँ तो सुना है उन्होंने कुछ नाटकों की भी रचना की है जो उज्जैनी की रंगशालाओं में खेले गए हैं। फिर भी? मल्लिका कहती है, फिर भी क्या? निक्षेप, मुझे कहते दुख होता है। उन्हीं व्यवसायियों के मुँह से और भी तो कई बातें सुनी थी। मल्लिका कहती है, व्यक्ति उन्नति करता है
तो उसके नाम के साथ कई तरह अपवाद जुड़ने लगते हैं। अपवाद मतलब निंदा जुड़ने लगते हैं, लांछन जुड़ने लगते हैं। निक्षेप फिर कहता है मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा, उठकर टहलने लगता। सुना यह भी तो था न कि गुप्त वंश की राजद्रोहिता से उनका विवाह हो गया। मल्लिका कहती है तो इसमें बुरा क्या। निक्षेप एक तरह से देखें तो बुरा नहीं भी है, परंतु यहाँ रहते उनका जो आग्रह था कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे, उस आग्रह का क्या हुआ। उन्होंने यही नहीं सोचा कि उनकी इसी आग्रह की रक्षा के लिए तुमने। फिर मल्लिका कहते उनके प्रसंग में मेरी बात कहीं नहीं आती। मैं अनेक साधारण व्यक्तियों में से हूँ, वे असाधारण हैं, उन्हें जीवन में असाधारण का ही साथ चाहिए था। सुना है राजद्रोहिता बहुत विदुषी है। निक्षेप कहता है हाँ सुना है, बहुत शास्त्र दर्शन पढ़ी है। मैंने कहा है न कि एक तरह से देखें तो इसमें कुछ बुरा नहीं है, परंतु दूसरी तरह से देखने पर बहुत ग्लानि होती है। मल्लिका कहती है इसके विपरीत मुझे अपने से ग्लानि होती है कि यह ऐसी मैं उनकी प्रगति में बाधा भी बन सकती थी। आपके कहने से मैं उन्हें जाने के लिए प्रेरित न करती तो कितनी बड़ी क्षति होती। फिर निक्षेप मल्लिका से कहता है यह तो दुख है कि मेरे कहने से तुम ऐसा ना करती तो आज तुम्हारे जीवन का रूप यह न होता। मल्लिका फिर निक्षेप से कहता है, मल्लिका कहती है कि मेरे जीवन में पहले से क्या अंतर आया है। पहले माँ काम करती थी, अब वे अस्वस्थ हैं, मैं काम करती हूँ। निक्षेप फिर मल्लिका से कहता है बाहर से तो इतना ही अंतर लगता है मल्लिका, केवल इतना ही अंतर है। औषध लिए उठ खड़ी होती है और माँ को औषध दे दूँ, अभी आती हूँ। अंदर चली जाती है और अंबिका को सहारे से उठाकर औषध पिलाती है। अंबिका पीकर सिर हिलाती है। निक्षेप टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है। बाहर घोड़े की टापों का शब्द सुनाई देता है जो पास आकर दूर चला जाता है। निक्षेप झरोखे से सटा देखता रहता है। अंबिका औषध पीकर लेट जाती है। मल्लिका बाहर आ जाती है और किवाड़ के पास रुककर अंबिका की ओर देखती है। मल्लिका कहती है माँ ठंड लगती हो तो किवाड़ बंद कर दूँ। अंबिका सिर हिलाती है। मल्लिका किवाड़ बंद कर देती है। निक्षेप झरोखे के पास से हट जाता है। निक्षेप फिर मल्लिका से लगता है आज फिर कुछ लोग बाहर से आए हैं। मल्लिका कौन लोग। निक्षेप मल्लिका से संभवतः राज के कर्मचारी हैं। दो वैसी ही आकृतियां मैंने देखी है जैसी तब देखी थी जब आचार्य कालिदास को लेने आए थे। मल्लिका वैसी आकृतियां जानते हैं। माँ इस संबंध में क्या कहती है। कहती है कि जब भी ये आकृतियां दिखाई देती हैं कोई न कोई अनिष्ट होता है, कभी युद्ध कभी महामारी, परंतु पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। निक्षेप नहीं हुआ। मल्लिका क्या हुआ, और जो हुआ वह तो अच्छा ही था। हवा में आजकल इतनी नमी रहती है कि वस्त्र घंटों नहीं सूखते। निक्षेप हैं नहीं, परंतु नहीं कैसे। मल्लिका सहसा उत्तेजित क्यों हो उठे आर्य। निक्षेप मैंने अभी एक और आकृति को घोड़े पर जाते देखा है। मल्लिका फिर निक्षेप से तो क्या हुआ, आपको भी माँ की तरह अनिष्ट की आशंका हो रही है। निक्षेप मल्लिका से वह एक बहुत परिचित आकृति है। मल्लिका निक्षेप से परिचित आकृति। निक्षेप मुझे विश्वास है वे स्वयं कालिदास हैं। मल्लिका कहती है कालिदास, यह कैसे संभव है। निक्षेप मैंने अपनी आंखों से देखा है, वे घोड़ा दौड़ाते पर्वत शिखर की ओर गए हैं इसी राजसी वेशभूषा में, और कोई उन्हें न पहचान पाए। निक्षेप की आंखें पहचानने में भूल नहीं कर सकती। मैं अभी जाकर देखता हूँ। राज कर्मचारी भी अवश्य उन्हीं के साथ आए होंगे। मल्लिका कहती है वे आए हैं और पर्वत शिखर की ओर गए हैं। इसी बीच रंगनी आती है। इससे पूछ हम अंदर आ सकती हैं। संगिनी तू पूछ। रंगिनी कहती है अच्छा मैं पूछती हूँ, सुनो यह तुम्हारा घर है। मल्लिका कहती है हाँ आइए, आप मेरे यहाँ आई हैं। रंगिनी कहती है हम विशेष रूप से किसी के यहाँ नहीं आई हैं, समझ लो कि यूँ ही आई हैं ग्राम प्रदेश में घूमती हुई। यानी रंगिनी और संगिनी दोनों नागरी हैं, शहर से आई हुई हैं और वो गांव घूमने के लिए आई हैं। संगिनी कहती है
हम यहाँ के घर देखना चाहती हैं। रंगिनी यहाँ के जीवन का अध्ययन करना चाहती है। संगिनी, और पहले मैं परिचय दे दूँ, यह है रंगिनी। उज्जैनी के नाट्य केंद्र में नृत्य का अभ्यास करती है। नाटक लिखने में भी इसकी रुचि है रंगिनी। और यह संगिनी उसी केंद्र में मृदंग और वीणा वादन सीखती है। बहुत सुंदर प्रणय गीत लिखती है। अब गद्य की ओर आ रही है। और तुम्हारा परिचय? संगिनी, तुमने अपना परिचय नहीं दिया। मल्लिका कहती है, मेरा परिचय कुछ भी नहीं है। आइए यहाँ आसन पर बैठिए। संगिनी, हम बैठने के लिए नहीं, अध्ययन करने के लिए आए हैं। इस स्थान को आप लोग क्या कहते हैं? मल्लिका, किस स्थान को? रंगिनी कहती है, इसका अभिप्राय इस सारे स्थान से है जहाँ इस समय हम हैं। उज्जैनी में हम इसे प्रकोष्ठ कहते हैं। यहाँ तुम लोग क्या कहते हो? मल्लिका कहते हैं, प्रकोष्ठ। रंगिनी, प्रकोष्ठ को तुम लोग भी प्रकोष्ठ कहते हो? और इसे? मल्लिका कहती है, कुंभ। रंगिनी, कुंभ? प्रकोष्ठ को प्रकोष्ठ और कुंभ को कुंभ। संगिनी, देखो यहाँ के कुछ स्थानीय शब्द नहीं है। मल्लिका कहती है, स्थानीय शब्द? संगिनी कहती है, हाँ, आंचलिक शब्द, जैसे पतंजलि ने लिखा है। न कि यद्दा को कुछ लोग यरवा बोलते हैं, तथा तद्वा को तरवा। यरवाणस्थान वारणा ऋषियो बभूर्व। मल्लिका कहती है, मुझे इतना ज्ञान नहीं है। संगिनी कहती है, देखो हम कुछ ऐसी बातें जानना चाहते हैं जिनका संबंध यहाँ के और केवल यहाँ के जीवन से हो। तुम्हारे घर और वस्त्र तो लगभग हमारे जैसे हैं। यहाँ के जीवन की अपनी विशेषता क्या है? मल्लिका, यहाँ के जीवन अपनी विशेषता? मैं नहीं जानती। हमारा जीवन हर दृष्टि से बहुत साधारण है। संगिनी कहती है, यह मैं नहीं मान सकती। इस प्रदेश ने कालिदास जैसी असाधारण प्रतिभा को जन्म दिया है। यहाँ की तो प्रत्येक वस्तु असाधारण होनी चाहिए। संगिनी कहती है, रंगिनी, देखो मैं तुम्हें समझती हूँ। बात यह है कि राज के नियोजन से हम दोनों कवि कालिदास के जीवन की पृष्ठभूमि अध्ययन कर रही हैं। तुम समझ सकती हो कि यह कितना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, परंतु यहाँ घूमकर हम तो लगभग निराश हो चुकी हैं। यहाँ कुछ सामग्री है ही नहीं। संगिनी कहती है, अच्छा, यहाँ के कुछ वनस्पतियों के नाम बताइए। कैसी वनस्पति? मल्लिका कहती है। संगिनी, कैसी वनस्पति? सोचने लगती है। जैसे कालिदास ने कुमार संभव में लिखा है, भास्वंती रत्नानि महास्वधिचम। ये प्रकाश देने वाली औषधि कौन सी है? मल्लिका कहती है, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती। संगिनी, औषधियाँ प्रकाश नहीं देती? तुम्हारा अभिप्राय है कि कालिदास ने जो लिखा है वह झूठ है? मल्लिका, उन्होंने कुछ भी झूठ नहीं लिखा। उन्होंने तो लिखा है कि। रंगिनी कहती, रहने दे संगिनी, यहाँ के संबंध में विशेष कुछ नहीं जानती। संगिनी, अच्छा, तुम्हारा बहुत समय नष्ट किया, क्षमा करना। चल रंगिनी। मल्लिका कहती है, आज बरसों के बाद तुम लौटकर आई हो। सोचती थी तुम आओगे तो उसी तरह मेघ घिरे होंगे, वैसा ही अंधेरा सा दिन होगा, वैसे ही एक बार वर्षा भीगूंगी और तुमसे कहूँगी कि देखो मैंने तुम्हारी सब रचनाएं पढ़ी है। कुछ पृष्ठ हाथ में ले लेती है। उज्जैनी की ओर जाने वाले व्यवसायियों से कितना कितना कहकर मैंने तुम्हारी रचनाएं मंगवाई है। सोचती थी तुम्हें मेघदूत की पंक्तियाँ गा गा कर सुनाऊंगी। पर्वत शिखर से घंटा ध्वनियाँ गूंज उठेगी और मैं अपनी यह भेंट तुम्हारे हाथों में रख दूंगी। मोड़े पर रखा ग्रंथ उठा लेती है। कहूँगी कि देखो ये तुम्हारी नई रचना के लिए हैं। ये कोरे पृष्ठ मैंने अपने हाथों से बनाकर सिए हैं। इन पर तुम जब जो भी लिखोगे उसमें मुझे अनुभव होगा कि मैं भी कहीं हूँ, मेरा भी कुछ है। परंतु आज तुम आए हो तो सारा वातावरण ही है और नहीं सोच पा रही हूँ कि तुम भी वही हो। या अनुस्वार कहता है, मुझे विश्वास है मैं इस समय देवी मल्लिका के सामने खड़ा हूँ। मल्लिका,
कहती है कहिए। अनुस्वार देव मातृगुप्त के अनुचरों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। मल्लिका कहती है देव मातृगुप्त कौन है? अनुस्वार कहता है ऋतु संहार, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश के प्रणेत कविंद्र, राजनीति निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक देव मातृगुप्त की राजमहिषी गुप्त वंशद्वयिता परम विदुषी देव प्रियंग मंजूरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक है और शीघ्र ही यहाँ आना चाहती है। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं। मल्लिका कहती है ऋतु संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं और आप कह रहे हैं कि अनुस्वार फिर कहते हैं वे गुप्त राज की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है। मल्लिका कहती है वे कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं और उनकी राजमहिषी मुझसे मिलने के लिए आ रही हैं। अनुस्वार कहता है मुझे विश्वास है कि इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप अपने उपवेश गृह के वस्तु विन्यास में कुछ परिवर्तन आवश्यक समझेंगी। इससे आपका आदेश समझते हुए हम यह कार्य अभी अपने हाथों में संपन्न किए देते हैं। आओ अनुनासिक। अनुनासिक मैं समझता हूँ यह आसन द्वार के निकट होना चाहिए। अनुस्वार देवी द्वार से प्रवेश करेंगी और आसन द्वार के निकट होगा। फिर अनुनासिक कहता है उस स्थिति में इसे इसकी वर्तमान स्थिति से 7 अंगुल दक्षिण की ओर हटा देना चाहिए। अनुस्वार कहता है दक्षिण की ओर? मैं समझता हूँ इसकी स्थिति 5 अंगुल उत्तर की ओर होनी चाहिए। गवाक्ष से सूर्य की किरणें सीधी इस पर पड़ती है। फिर अनुनासिक कहता है मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक तो? अनुस्वार फिर कहता है तो विवादास्पद विषय होने से आसन को यहीं रहने दिया जाए। अनुनासिक अच्छी बात है, इसे यहीं रहने दिया जाए। और ये कुंभ? अनुस्वार कहता है मैं समझता हूँ कि एक कुंभ इस कोने में और दूसरा उस कोने में होना चाहिए। अनुनासिक पर मैं समझता हूँ कि कुंभ यहाँ होने ही नहीं चाहिए। अनुस्वार क्यों? अनुनासिक कहता है क्यों का कोई उत्तर नहीं। अनुस्वार मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुनासिक मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। अनुस्वार तो? अनुनासिक तो कुंभों को भी यहीं रहने दिया जाए। अनुस्वार ये वस्त्र? अनुनासिक वस्त्र अभी गीले हैं इसलिए इन्हें नहीं हटाना चाहिए। अनुस्वार क्यों? अनुनासिक शास्त्रीय प्रमाण ऐसा है। अनुस्वार कौन सा प्रमाण? यह तो मुझे याद नहीं है। यह याद है कि ऐसा प्रमाण है। हाँ तो संदिग्ध विषय है। हाँ तब तो अवश्य संदिग्ध विषय है। संदिग्ध विषय होने से वस्त्रों को भी रहने दिया जाए। अच्छी बात है, वस्त्रों को भी रहने दिया जाए, परंतु यह चूल्हा अवश्य यहाँ से हटा देना चाहिए। चूल्हे हटाने का अर्थ होगा आसपास की सब वस्तुओं को हटाया जाए। इसके लिए बहुत समय चाहिए। समय के अतिरिक्त बहुत धैर्य चाहिए। अनुस्वार धैर्य अतिरिक्त बहुत परिश्रम चाहिए। अनुनासिक मैं समझता हूँ कि भाजनों को हाथ लगाना हमारी स्थिति के अनुकूल नहीं है। अनुस्वार मैं भी यही समझता हूँ। तो इस बात में हम दोनों सहमत हैं कि चूल्हे को न हटाया जाए। अनुस्वार मैं समझता हूँ कि हम दोनों सहमत हैं। अनुनासिक और तो कुछ शेष नहीं? मेरे विचार में कुछ भी शेष नहीं। अनुनासिक नहीं अभी शेष है। अनुस्वार क्या? अनुनासिक यह चौकी यहाँ रास्ते में पड़ी है, इसे यहाँ से हटा देना चाहिए। अनुस्वार मैं सहमत हूँ। अनुनासिक तो? अनुस्वार तो? अनुनासिक तो इसे हटा देना चाहिए। हाँ अवश्य हटा देना चाहिए। तो हटा दो। अनुस्वार मैं? हाँ। अनुस्वार तुम नहीं। अनुनासिक नहीं। अनुस्वार क्यों? अनुनासिक क्यों का कोई उत्तर नहीं। फिर भी अनुनासिक पहले मैंने तुमसे कहा। अनुस्वार परंतु चौकी देखी पहले तुमने है। फिर कहता है अनुनासिक तो? अनुस्वार
तो अनुनासिक हटा दो, अनुस्वार तुम हटा दो, अनुनासिक तो रहने दो, अनुस्वार रहने दो, अनुनासिक अब, हाँ अब, अनुनासिक चारों ओर एक दृष्टि से और डाल ले, अनुस्वार हाँ चारों ओर एक दृष्टि और डाल ले। मातुल इसी बीच आता है और कहता है, अधिकारी वर्ग आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुस्वार और अनुनासिक दोनों अधिकारी थे और इस प्रकार एक दूसरे का काम एक दूसरे पर सौंपते थे और आरोप प्रत्यारोप करते हुए समय को बिताते चलते जा रहे थे। इसी बीच मातुल आता है और कहता है कि अधिकारी वर्ग आपका कार्य यहाँ पूरा हो गया। अनुनासिक कहता है, क्यों अनुस्वार? अनुस्वार कहता है, हाँ पूरा हो गया ना, क्यों अनुनासिक? अनुनासिक कहता है, हाँ हाँ हो गया, केवल एक दृष्टि डालना शेष है। अनुस्वार, हाँ केवल एक दृष्टि डालना शेष है। इसी बीच मातुल कहता है, तो वह दृष्टि अब रहने दीजिए, देवी प्रियंक मंजूरी बाहर पहुंच गई है, देवी बाहर पहुंच गई है तो चलो। अनुस्वार, अनुस्वार कहता है चलो। मातुल, वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। आओ आओ मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। देवी जब से आई है तुम्हारे ही संबंध में पूछ रही है, तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश से राजहंसिनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया गया है? प्रियंगु, आर्य मातुल, आप जब जाकर विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करें। मातुल, परंतु आपके लिए आसन? प्रियंगु, उसकी चिंता न करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। मातुल, असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा माने यह दूसरी बात है। और वास्तव में कुलीनता कहते हैं, कुलीनता इसी को है, बड़े कुल की विशेषता ही यह होती है कि प्रियंगु आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है आपने? आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन रात पर्वत शिखर से खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहे तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का, आत्मश्लाघा नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं शारीरिक शक्ति भी बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घुमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो पशुपालन का। एक भी पशु मार्ग से भटक जाए तो प्रियंगु, देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें देख लीजिए। मातुल, अब मैं पशु को देखता हूँ, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख मैंने तो अपने सब पशु वर्षों पहले ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उसमें भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रियंगु सचमुच वैसे ही हो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल, क्योंकि अच्छा, तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कोई कुछ बिखरा पड़ा है, कोई कई तरह की व्यवस्था करनी है तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो। नहीं, ये तो ऐसे ही खड़ी रहेंगी। अच्छा, मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंगु, आप चले, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मातुल कहता है, अच्छा अच्छा, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है, फिर भी कोई काम हो तो कहला दीजिएगा। प्रियंगु कहती है, सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। मल्लिका कहती है, आप बैठ जाइए ना। प्रियंगु, नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत बार इस घर की ओर तुम्हारी चर्चा की है। जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण क्या करते थे। यानी कह सकते हैं कि कालिदास का मन सिर्फ और सिर्फ मल्लिका पर था। प्रियंगु मंजरी तो उनकी धर्मपत्नी के रूप में थी। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा थी। मल्लिका
कहती है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस रूप में आपका आतिथ्य करूँ। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। प्रियंगु, आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये न भी आते, परंतु मैं ही इसे आग्रह के साथ इन्हें ले आई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त गले से हल्का विदग्धतापूर्ण स्वर निकल पड़ता है और कहती है, इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था। चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊं। मल्लिका कहती है, इस प्रदेश का वातावरण? प्रियंगु, यहाँ से बहुत दूर तक की पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। कितनी निर्वाज्य सुंदरता है। निर्वाज्य का मतलब बिना बहाने के। मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। मल्लिका दो एक पग उस ओर को बढ़ जाती है। मल्लिका कहती है, हमारा सौभाग्य होगा कि आप कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाएं। यहाँ आपको असुविधा तो होगी, परंतु मेरे प्रियंग मंजूरी कहती है, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है। इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं। परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर में राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक एक दिन वहाँ से दूर रहना कई कई समस्याओं को जन्म दे सकता है। एक प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है हम पर, तो और भी बड़ा उत्तरदायित्व है क्योंकि कश्मीर की स्थिति इस समय बहुत संकटपूर्ण है। यूँ वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ रहेगा। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है। बैठ जाओ, यहाँ मेरे पास बैठो। मल्लिका, मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। प्रियंक मंजूरी, लगता है यहाँ ग्राम प्रदेश में रहकर भी तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचनाएं हैं ये? मल्लिका कहती है, कालिदास की। प्रियंक मंजूरी कहती है, अब वे मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। कौन? कालिदास। किसके नाम पर जाने लगे? मातृगुप्त के रूप में, यानी कवि के रूप में। यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती है। मल्लिका, ये प्रतियाँ मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। प्रियंक मंजूरी के होंठों पर हल्की व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट प्रकट होती है और कहती है, मैं समझ सकती हूँ, उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही हो। उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है। वे भी जब जब यहाँ के जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, तब इसलिए राजनीतिक कार्यों से कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित रखने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो जा सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उनके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बढ़ा हुआ चरण पीछे न हट जाए। बहुत परिश्रम पड़ता है इसमें, तुम ऐसा नहीं समझती। मल्लिका, मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती। प्रियंकु, क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में ही रही हो। बैठे रहो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं यहाँ का कुछ वातावरण साथ ले जाना चाहती हूँ। यह इसलिए कि उन्हें अभाव का अनुभव न हो। उससे कई बार बहुत क्षति होती है। वे व्यर्थ में धैर्य खो देते हैं, जिसमें समय भी जाता है, शक्ति भी। उनके समय का बहुत मूल्य है। मैं चाहती हूँ उनका समय उस तरह नष्ट न हुआ करे। मल्लिका के सामने आकर रुक जाती है। इसलिए मैं यहाँ से कई कुछ अपने साथ ले जा रही हूँ। कुछ हरिण शावक जाएंगे जिनका हम अपने उद्यान में पालन करेंगे। यहाँ की औषधियाँ उद्यान के क्रीड़ा स्थल पर तथा आसपास के प्रदेश में लगवा दी जाएंगी। हम यहाँ के से कुछ घरों का भी वहाँ निर्माण करेंगे। मातुल और उनका परिवार भी साथ जाएगा। यहाँ से कुछ अनाथ बच्चों को वहाँ ले जाकर हम शिक्षा देंगे। मैं समझती हूँ
इससे अंतर पड़ेगा। फिर टहलती हुई प्रकोष्ठ के दूसरे भाग में चली जाती है। देख रहे हूँ तुम्हारा घर बहुत जर्जर स्थिति में है, इसका परिसंस्कार आवश्यक है। चाहो तो मैं इस कार्य के लिए आदेश दे जाऊंगी। उज्जैनी के दो कुशल स्थपति, इसका मतलब होता है वास्तुकार, मकान आदि बनाने वाला। स्थपति का अर्थ होता है मकान बनाने वाला यानी वास्तुकार, हमारे साथ आए हैं। क्यों? मल्लिका कहती है, आप बहुत उदार हैं, परंतु हमें ऐसे ही घर में रहने का अभ्यास है, इसलिए असुविधा नहीं होती। प्रियंक मंजूरी फिर कहती है, फिर भी चाहूँगी कि इस घर का परिसंस्कार हो जाए। परिसंस्कार का मतलब होता है सुधारना या ठीक करना। उनके जीवन के आरंभिक वर्षों का इस घर के साथ भी संबंध रहा है। मातुल के घर के स्थान पर मैंने नए भवन के निर्माण का आदेश दिया है। स्थपतियों से कहा है कि वे उज्जैनी संलक्षण शिलाएँ लाकर कार्य आरंभ करें। खेद है कि कार्य के निरीक्षण के लिए मैं स्वयं यहाँ नहीं रह पाऊँगी। कल ही हमें आगे की यात्रा आरंभ कर देनी होगी। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं चलती? मल्लिका, मैं? प्रियंका कहती है, हाँ, इसमें बाधा क्या है? यहाँ तुम किसी ऐसे सूत्र से तो बंधी नहीं हो। मल्लिका कहती है, मेरी माँ यहाँ है। प्रियंका मंजूरी कहती है, यह कोई बाधा नहीं है, तुम्हारी माँ के भी साथ चलने की व्यवस्था हो सकती है। हमारे स्थपति इस घर का परिसंस्कार करते रहेंगे, तुम वहाँ मेरे साथ मेरी संगिनी के रूप में रहोगी। मल्लिका के चेहरे पर आहत अभिमान की रेखाएं प्रकट होती है, परंतु वह अपने को दबाए रखती है। मल्लिका, क्षमा चाहती हूँ, मैं अपने को ऐसे गौरव की अधिकारिणी नहीं समझती। प्रियंका मंजूरी कहती है, परंतु मैं तुम्हें इससे कहीं अधिक की अधिकारिणी समझती हूँ। मेरे आने से पहले राज के 2 अधिकारी यहाँ आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए ही नहीं भेजा था। तुमने उन दोनों को देखा है? मल्लिका कहती है, देखा है। प्रियंका मंजूरी फिर कहती है, तुम उनमें से जिसे भी अपने योग्य समझो, उसी के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। दोनों योग्य अधिकारी हैं। मल्लिका कहती है, देवी? प्रियंका मंजूरी, संभवतः तुम दोनों में से किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती, परंतु राज में ये दो ही नहीं, और भी अनेक अधिकारी हैं। मेरे साथ चलो, तुम जिससे भी चाहोगी। मल्लिका आसन पर बैठ जाती है और रूंधे आवेश से अपना होंठ काट लेती है। मल्लिका, इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। प्रियंका मंजूरी कहते हैं, क्यों? तुम्हारे मन में कल्पना नहीं है कि तुम्हारा अपना घर परिवार हो? अंबिका कहती है, नहीं, इसके मन में यह कल्पना नहीं है। मल्लिका कहती है, माँ? अंबिका फिर कहती है कि इसके मन में यह कल्पना नहीं है क्योंकि यह भावना के स्तर पर जीती है, इसके लिए जीवन में। फिर मल्लिका कहती है, तुम उठ क्यों आई माँ? तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, चलो चलकर लेट रहो। अंबिका कहती है, मैं किसी आने वाले से बात भी नहीं कर सकती। दिन मास वर्ष मुझे घुटते हुए बीत गए हैं। मेरे लिए यह घर नहीं, एक काल गुफा है जिसमें मैं हर समय बंद रहती हूँ, और तुम चाहती हो मैं किसी से बात भी न करूँ। मल्लिका कहती है, परंतु माँ, तुम स्वस्थ नहीं हो, समझती क्यों नहीं हो? अंबिका फिर कहती है अपनी बेटी मल्लिका से, तुम्हारी अपेक्षा मैं फिर भी अधिक स्वस्थ हूँ। यह घर सदा से इस स्थिति में नहीं है। राजवधू मेरे हाथ चलते थे तो मैं प्रतिदिन इसे लिपती बुहारती थी। यहाँ की हर वस्तु इस समय गिरी टूटी नहीं थी, परंतु आज तो हम दोनों माँ बेटी भी यहाँ टूटी सी पड़ी रहती हैं। सब इसलिए कि प्रियंका कहती है, मैं देख रही हूँ घर की स्थिति अच्छी नहीं है। मल्लिका मेरे साथ चल सकती है तो समस्या वैसे ही सुलझ जाती, परंतु अब भी जो कुछ संभव है मैं कर जाऊंगी। स्थपतियों को आदेश दे जाऊंगी कि
इस घर को गिराकर इसके स्थान पर, मल्लिका कहती है, ऐसा मत कीजिए, इस घर को गिराने का आदेश मत दीजिए। प्रियंगु कहती है, मैं तुम्हारी सुविधा के लिए ही कह रही थी, तुम्हें इसमें असुविधा है तो ठीक है, मैं ऐसा आदेश नहीं दूंगी। फिर भी चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ न कुछ कर सकूँ इस समय, और नहीं रुक सकती। कल की यात्रा से पहले कई आवश्यक कार्य पूरे करने हैं। यूँ तो इस समय भी अवकाश नहीं था, पर मैंने अनावश्यक समझा। वे पर्वत शिखर की ओर घूमते गए थे, मैं इस बीच इधर चली आई। अच्छा, अंबिका कहती है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी राजवधू, तुम्हें बताना चाहती थी कि हम लोग। प्रियंगु कहती है, मैं आपका कष्ट समझ रही हूँ, जो भी सहायता मुझसे बन पड़ेगी अवश्य करूँगी। इस समय अनुचर प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए। फिर अंबिका कहती है, लो मेघदूत की पंक्तियाँ पढ़ो। इन्हीं में न कहती थी, उसके अंतर की कोमलता साकार हो उठी। आज इस कोमलता का और भी साकार रूप देख लिया। आज वह तुम्हें तुम्हारी भावना का मूल्य देना चाहता है, तो क्यों नहीं स्वीकार कर लेती। घर की भित्तियों का परिसंस्कार हो जाएगा और तुम अनेक यहाँ परिचारिक का बन कर रह सकोगी। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य तुम्हें चाहिए। मल्लिका कहती है, राजकन्या की अपनी जीवन दृष्टि है माँ, उसके लिए और कोई कैसे उत्तरदायित्व है। अंबिका कहती है, परंतु राजकन्या के यहाँ आने के लिए कौन उत्तरदायी है। निसंदेह वह उस किसी की इच्छा के बिना यहाँ नहीं आई। राज के स्थपति से घर की भित्तियाँ का परिसंस्कार कर देंगे। आज वह शासक है, उसके पास संपत्ति है। उस शासन और संपत्ति का परिचय देने के लिए इससे अच्छा और क्या उपाय हो सकता था। मल्लिका कहती है, परंतु माँ। अंबिका फिर कहती है, माँ कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं समझती। माँ भावना की गहराई तक नहीं जाती। माँ। विलोम इसी बीच आता है, इस तरह क्षुब्ध क्यों हो अंबिका। आज तो सारा ग्राम तुम्हारे सौभाग्य पर तुमसे स्पर्धा कर रहा है। राजकीय पगधूलि घर में पड़ती है तो लोग गौरव का अनुभव करते हैं। ऐसा अवसर हर किसी के जीवन में कहाँ आता है। अंबिका कहती है, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। इतना बड़ा सौभाग्य हमारे क्षुद्र जीवन में कहाँ समा सकता है। और उठ खड़ी होती है, चलो मैं स्वयं चलकर सारे ग्राम में इस सौभाग्य की घोषणा करूंगी। हमारे वर्षों के अभाव और दुख का कितना बड़ा फल लाए हैं कि राज के स्थपति हमारे घर की भित्तियों का परिसंस्कार कर देंगे। फिर विलोम कहते हैं, बैठ जाओ अंबिका, आज ग्राम के पास तुम्हारी बात सुनने का अवकाश नहीं है। टहलता हुआ झरोके के पास चला जाता है। ग्राम के लोग आज व्यस्त हैं, उन्हें बाहर से आए अतिथियों के लिए कई तरह की सामग्री जुटानी है। अतिथि आज यहाँ के पत्थर तक बटोर कर ले जाना चाहते हैं। यहाँ के पत्थर आज बहुत मूल्यवान समझे जाने लगे हैं। मल्लिका कहती है, यहाँ के पत्थर पहले भी मूल्यवान थे आर्य विलोम। यह और बात है कि पहले किसी ने उनका मूल्य समझा नहीं है। और अंबिका कहती है, तो जाकर तुम भी बटोर क्यों नहीं लेती। संभव है फिर लोग यहाँ कोई पत्थर शेष न रहने दे और तुम्हारी भावना के लिए कोई अधिकार ही न रह जाए। मल्लिका, बैठ जाओ माँ, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उसे बाँह से पकड़कर आसन पर बिठा देती है। विलोम, ग्राम में चारों ओर बहुत उत्साह है। यह दिन इस प्रदेश के जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। लोग आज अपने पशुओं की चिंता नहीं कर रहे हैं, वे अतिथियों के लिए भोजन और पान की सामग्री जुटाने में व्यस्त हैं। उस सामग्री में कुछ हर्ण शावक भी होंगे जो राजकन्या के विशेष आदेश पर एकत्रित किए जा रहे हैं। मल्लिका कहती है, यह सच नहीं है। विलोम कहता, सच नहीं है। इंद्र वर्मा और विष्णुदत्त को राजकन्या ने स्वयं आदेश दिया है कि
मल्लिका कहती है उस आदेश का कुछ और अर्थ भी हो सकता है। विलोम कहता है और अर्थ क्या? और अर्थ हो सकता है क्या? राजकन्या हरिण शावकों से खेला करेगी या उज्जैनी के कलाकार उनकी अनुकृतियाँ बनाएंगे। यह भी एक मनोरंजक विषय है कि राज परिवार के साथ आए राजधानी के कलाकार आज यहाँ की हर वस्तु की अनुकृतियाँ बनाते घूम रहे हैं। यहाँ का कोई पेड़ पत्ता तिनका शेष नहीं रहेगा जिनकी वे आकृति बनाकर नहीं ले जाएंगे। मल्लिका कहती है कि इसका भी कुछ दूसरा अर्थ हो सकता है। विलोम कहता है कि मैं कब कहता हूँ कि दूसरा अर्थ नहीं है। अर्थ बहुत स्पष्ट है। वे यहाँ की हर वस्तु को विचित्र के रूप में देखते हैं और उस विचित्र को यहाँ से जाकर दूसरे को दिखाना चाहते हैं। मैं, यह घर, ये पर्वत सब उनके लिए विचित्र के उदाहरण हैं। मैं तो उनकी सूक्ष्म और समर्थ दृष्टि की प्रशंसा करता हूँ जो यहाँ वैचित्र नहीं वहाँ भी विचित्र देख लेती है। एक कलाकार को मैंने यहाँ की धूप में अपनी छाया की अनुकृति बनाते देखा है। अंबिका कहती है यहाँ की धूप में उन्हें अपनी छायाएं अवश्य और से लगती होंगी। वह कौन राक्षसी थी जो जिस किसी जीव को उसकी छाया से पकड़ लेती थी। बोलते बोलते फिर हाँफने लगती है। मैं चाहती हूँ मैं ही वह राक्षसी होती जिससे आज मैं खांसी उठ जाने से शब्द डूब जाते हैं। मल्लिका पास जाकर उसके कंधों को सहारा देती है और कहती है कि तुमसे कहा है माँ तुम विश्राम करो, बात मत करो। आर्य विलोम, माँ का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इन्हें इस समय विश्राम करने दीजिए, आप शांत रहिए। विलोम कहता है हाँ अंबिका, तुम अंदर ले जाओ। ग्राम का उत्सव कोलाहल अंबिका के मन को और अशांत करेगा। मैं तो केवल उत्सव की सूचना देने आया था। आश्चर्य है कि कालिदास ने यहाँ आना उचित नहीं समझा। कल तो सुनते हैं वे लोग चले भी जाएंगे। अंबिका कहती है उसने आना उचित नहीं समझा क्योंकि वह जानता है अंबिका अभी जीवित है। विलोम कहता है परंतु मैं समझता हूँ वह एक बार आएगा अवश्य, उसे आना चाहिए। व्यक्ति किसी संबंध को ऐसे नहीं तोड़ता। फिर टहलता हुआ झरोखे के पास चला जाता है और विशेष रूप से वह जिसे एक कवि का कोमल हृदय प्राप्त हो। तुम क्या सोचती हो मल्लिका, उसे एक बार आना नहीं चाहिए? मल्लिका कहते हैं मैंने अपने आपसे अनुरोध किया है आर्य विलोम कि इस समय माँ को विश्राम करने दीजिए। आपकी बातों से माँ का मन विक्षुब्ध होता है। उसके बाद विलोम कहता है मेरी बातों से अंबिका का मन विक्षुब्ध होता है। मैं समझता हूँ कि उसके कारण दूसरे हैं। अंबिका जानती है किन कारणों से उसका मन विक्षुब्ध होता है। मैं भी उन कारणों को समझता हूँ, इसलिए बहुत सी बातें जो अंबिका के मन में रहती है मैं मुंह से कह देता हूँ। तुम्हें मेरा यहाँ होना अखर रहा है। मैं जानता हूँ यह कोई नई बात नहीं है, परंतु मैं कुछ देर और यहाँ रहना चाहता हूँ। पर्वत शिखर की ओर से एक अश्वारोही को आते देख रहा है। उसके बाद संभव है कि इस बार कुछ क्षणों के लिए वह यहाँ रुकना चाहे। उस स्थिति में मैं भी उससे कुशल क्षेम पूछ लूँगा। मेरी उससे पुरानी मित्रता है। मल्लिका कहती है आर्य विलोम, उस स्थिति में मैं आपका यहाँ होना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। आप उनसे मिलना चाहें तो उसके लिए यही एक स्थान है विलोम, परंतु यही स्थान क्या बुरा है? उसके जाने के दिन भी हम यहीं पर मिले थे। वर्षों के बाद उसी स्थान पर मिलने से अंतराल का अनुभव नहीं होता। मल्लिका कहती है मैं अनुरोध करती हूँ आप इस समय यहाँ ठहरने का हट न करें। मैं कह रही हूँ आप चले जाएं, यह मेरा घर है। मैं नहीं चाहती आप इस समय मेरे घर में हो। माँ इनसे कहो यहाँ से चले जाए। मैं नहीं चाहती इस समय यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो। अयाचित करने का अर्थ बिना मांगे। तुम स्वस्थ नहीं हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी बात हो जिसका तुम्हारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़े। मल्लिका कहती आर्य विलोम, मैंने
आपसे कहा है आप यहाँ से चले जाइए। आप नहीं जानते कि विलोम कहता है चला जाता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे कारण यहाँ कोई अयाचित स्थिति उत्पन्न हो, परंतु यहाँ अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जान सकता हूँ। क्यों अंबिका, मेरे यहाँ रहने से क्या अयाचित स्थिति उत्पन्न हो सकती है? अंबिका कहती है मैं नहीं जानती थी। मैं जानती थी, आज नहीं तब से ही जानती थी। वह आता तो मुझे आश्चर्य होता, अब मुझे आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं। प्रसन्नता से कि मैं उसके संबंध में ठीक सोचती थी। जीवन एक भावना है, कोमल भावना, बहुत बहुत कोमल भावना, विलोम कहता है। परंतु मुझे खेद है, वर्षों से इस दिन की प्रतीक्षा थी, अपनी मित्रता पर भरोसा भी थी, परंतु अब भरोसा नहीं रहा। संभवतः यह मित्रता एक और से ही था, एक और से ही थी। उसने कभी हमें अपनी मित्रता के योग्य नहीं समझा। फिर समान की समान से मित्रता होती है। मल्लिका कहती है कि आर्य विलोम, मैं फिर कह रही हूँ आप चले जाएं, अन्यथा वास्तव में ही यहाँ एक अयाचित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। विलोम कहता है ऐसा, तब तो मुझे अवश्य चले जाना चाहिए। अच्छा अंबिका, तुम्हारे स्वास्थ्य की मुझ पर बहुत चिंता रहती है। जहाँ तक संभव हो घृत और मधु का सेवन करो। मैंने अभी अभी नया मधु निकाला है, आवश्यकता हो तो तुम्हारे लिए। मल्लिका फिर कहती है हमें मधु की आवश्यकता नहीं है, हमारे घर में मधु पर्याप्त मात्रा में है। विलोम कहता है ऐसा, अच्छा अंबिका, पर कभी मधु की आवश्यकता पड़ ही जाए तो संकोच मत करना। अंबिका कहती है मल्लिका अपनी बेटी से, अंबिका अब भी रोती हो उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जिसने। फिर मल्लिका कहती है उनसे संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। इस प्रकार ये जो दूसरा अंक है आषाढ़ के एक दिन का, इस प्रकार यहीं पर ख़त्म होती है। ये वास्तव में नाटक प्रेम प्रसंग का है और दिल को दहला देने वाले नाटक है। इस नाटक को आप अच्छे से समझें, बार बार पढ़ें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर एक भी वीडियो आप नहीं देखें तो हमारा सभी वीडियो प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। पीजीटी के जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, सभी सिलेबस के आधार पर क्रमबद्ध तरीके से प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसे एक बार अवश्य देखकर। जैसे हमारे सब्सक्राइबरों की संख्या 1000 हो जाती है, फिर हम लोग एक एक करके सभी चैप्टर वाइज, सभी टॉपिक वाइज और प्रैक्टिस सेट जितना भी होगा हम लोग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि समय कीमती है, समय बहुत कम है। समय का सदुपयोग करें, यही मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।